नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन और आओ बदले हम। जो JK 24/7 न्यूज की मुहिम है, लगातार इस मुहिम में आप लोग हमारा हिस्सा बन रहे हैं, इस मुहिम के साथ खड़े हो रहे हैं। बहुत अच्छी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और आज दरअसल आओ बदले हम JK 24/7 न्यूज की मुहिम में आज हम कुछ अहम किरदारों को आपके बीच लेकर आने वाले हैं। कुछ ऐसे बच्चे दरअसल हम आपके बीच लेकर आने वाले हैं जिन बच्चों ने नाम रोशन देश का किया है, जिन बच्चों ने दरअसल, आप CBSE बोर्ड का जिक्र करते हैं, ICSE बोर्ड का जिक्र करते हैं, हम UP बोर्ड का या फिर अलग अलग तमाम बोर्ड्स का जिक्र करते हैं, लेकिन इन बच्चों ने इंटरनेशनल बोर्ड में जाकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड एक यूनिवर्सिटी में दरअसल एग्जाम हुआ और यहां पर बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए। ये बच्चे A स्टार लेकर आए हैं और शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली। और यही कारण है कि सिर्फ पंजाब ही नहीं, देश के भीतर अलग अलग जगहों पर इन बच्चों के इस समय गुणगान हो रहा है। सीधे रुख करते हैं और आपको तारुफ कराते हैं इन होनहार बच्चों से। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आपके समक्ष ये बच्चे नजर आ रहे हैं। हमारे साथ अद्वित विवेक अरोड़ा हैं। अद्वित, बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत अद्वित। अद्वित के अलावा हमारे साथ गुर अनुराग सिंह है। गुर अनुराग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और गुर अनुराग के अलावा आदित्य शंगरी भी हमारे साथ हैं। आदित्य, बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो में। इन सब के अलावा हमारे साथ जपनीत कौर जी हैं। और जपनीत कौर दरअसल वो कोऑर्डिनेटर हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं एग्जाम किस तरह से किए जा रहे हैं, कैसे करते हैं। सबसे तसल्ली से बातचीत करेंगे, बच्चों से जानेंगे कि आखिर किस तरह से एग्जामिनेशन हॉल में गए या फिर कैसे प्रिपरेशन हुई और क्या कुछ देखने को मिला था। सबसे पहले मैं जपनीत जी के पास जाऊंगा। जपनीत जी, जो एग्जाम हुए हैं, जरा उनके बारे में एक बार डिटेल से बताइए, क्या कुछ हुआ है, कैसे कोऑर्डिनेट हुए, फिर उनके बाद बच्चों के पास जाऊंगा मैं। जी सर। सर, कैम्ब्रिज IGCSE इंटरनेशनल जनरल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये 2 साल का प्रोग्राम है जिसमें बच्चे जो हैं क्वेश्चन पेपर बाहर से आते हैं सर इसके, और बाहर ही जाते हैं चेक होने के लिए। ये जो कैम्ब्रिज के एग्जाम है वो साल में 3 बार होते हैं, मार्च, मई और नवंबर में 3 बार होते हैं। और हम कोई भी सीरीज ले सकते हैं। सिंस इंडिया है तो इंडिया के लिए सबसे ज्यादा हमें बेहतर जो सीरीज लगती है वो मार्च सीरीज है। हमारे स्कूल ने मार्च सीरीज के लिए ऑप्ट किया था सर। और ये 2 साल का प्रोग्राम है और इस 2 साल के प्रोग्राम में बच्चों को जो पूरा सिलेबस है उसमें 70 सब्जेक्ट्स होते हैं, 70 सब्जेक्ट्स हैं। उसमें बच्चा कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। और हमारे बच्चों ने मैक्सिमम 8 सब्जेक्ट्स लिए सर। और इन 8 सब्जेक्ट्स में हमारे पास जो लैंग्वेजेस हैं, हमारे पास 10 लैंग्वेजेस हैं जो बच्चा ले सकता है। ग्लोबली लैंग्वेजेस है हमारे हम कोर मैथमेटिक्स कहते हैं, और एक्सटेंडेड मैथमेटिक्स जो स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है बच्चे को। और लैंग्वेजेस में हमारे स्कूल ने फ्रेंच ऑप्ट किया था सर, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, हमारे 3 लैंग्वेजेस दिए थे बच्चों को ऑप्ट करने के लिए। और इस तरह से 15 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ जो कैम्ब्रिज देता है, 15 सब्जेक्ट में दिए थे। सो एंट्रीज हमारी जो है वो सितंबर में जाती हैं। सितंबर में बच्चों की एंट्रीज हम भेजते हैं। और हमने जो एग्जाम्स हमारे जो स्टार्ट हुए थे, बच्चा सबसे पहला एग्जाम हमारा फ्रेंच का एग्जाम था, जिसमें स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग सारे कंपोनेंट्स ठीक है, वो कवर होते हैं। मतलब ये इस तरह से शुरुआत होती है, इस तरह से शुरुआत होती है और किस तरह से कंडक्ट किया जाता है वो है। अब बच्चों के पास चलते हैं। गुर अनुराग सिंह, सबसे पहले आपके पास आता हूं। गुर अनुराग, कैसा था एग्जाम और क्या कुछ था एग्जाम में और कैसी परफॉर्मेंस रही? हमने 2 साल इतनी प्रिपरेशन करी, एफर्ट किए, और जब इतना अच्छा रिजल्ट आता है तो काफी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है 2 साल प्रिपरेशन करने के बाद, बेहतर लगता है। आदित्य, जरा बताएं कि देखिए ये पहला बैच था आई थिंक, और पहले बैच में ही जितने स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने देखे हैं, शानदार परफॉर्मेंस किया है। और आप वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने A स्टार हासिल किए हैं कई सब्जेक्ट्स में।
आई थिंक 7 सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से 6 सब्जेक्ट्स में आप लोगों ने ए स्टार हासिल किए। तो आदित्य, प्रिपरेशन कैसी थी, और जब ए स्टार्स आप लोगों ने हासिल किए, क्या उम्मीद थी आप लोगों की कि हाँ हमारी प्रिपरेशन अच्छी है और ऐसे ही हम लोगों को मिलेंगे मार्क्स? तो सर स्टार्टिंग में तो हमारे 2 साल का करिकुलम होता है और प्रेपरेशन होती है। तो सर हमने अपना तो बेस्ट दिया था, और हमें हमारे स्कूल ने भी बेस्ट ऑफ अरेंजमेंट्स करा के दी थी। और सर हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट बैच था। तो हमें मार्किंग वगैरह का कुछ नहीं पता था इतना, कि कैम्ब्रिज कैसे मार्क करेगा हमें। तो हम इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट फॉर्चुनेटली हमारा रिजल्ट सबका बहुत अच्छा है। मतलब इतने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा, लेकिन रिजल्ट अच्छा आया। तो अद्वित, रिजल्ट आकर कितनी खुशी हुई थी जब आप लोगों ने रिजल्ट देखा? यकीन ही नहीं हुआ कि सारे ए स्टार ए स्टार ए स्टार। तो मुझे लगा पहले कोई गलत रिजल्ट है, पर नहीं, मेरा ही रिजल्ट था। बहुत मेहनत की थी मैंने 2 साल लगा के, तो काफी अच्छा रिजल्ट आया। काफी खुशी हुई थी, पेरेंट्स को भी काफी खुशी हुई। रिजल्ट आया तो पेरेंट्स को भी काफी खुशी हुई। कैसे, मतलब क्योंकि अगर हम देखें तो अद्वित, जो हम स्टडीज की बात करते हैं, कैसे स्टडीज की गई थी, और ये IGSE जो है वो दरअसल है क्या, एक्चुअल में क्या है, इसके बारे में भी और ज्यादा तफसील से, विस्तार से आप बताएंगे? CSE जो है ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन का एक बोर्ड है। हाँ। जो इंडिया के 9th और 10th के बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, 14 to 16 ईयर ओल्ड। तो हमारे स्कूल ने इस बैच के लिए, इस करिकुलम के लिए एनरोल किया था। तो ये 2 इयर्स का कोर्स है। तो जो हमारी स्ट्रैटेजी रही, उसमें फर्स्ट ईयर में हमने अराउंड 90% ऑफ द सिलेबस खत्म कर लिया। अच्छे से सारी बुक रिवाइज की, अच्छी सारी कंसिस्टेंसी से पढ़ते गए। और सेकेंड ईयर में मोस्टली हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस और बाकी डाउट सॉल्विंग की। इस कारण इतना चल रहा था। अच्छा, एक और चीज़ है अद्वित, आदित्य, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जो अद्वित ने कहा है, हमने ये देखा है कि जो हमारी बात भी हुई है, काफ़ी जो प्रिपरेशन चल रही थी, फर्स्ट सेशन का अगर जिक्र करें, फर्स्ट ईयर का जिक्र करें, तब तो कोविड नहीं था और उस वक्त ऑफलाइन क्लासेस हो रही थी। लेकिन उसके बाद जब कोविड आ गया, तब ऑफलाइन क्लासेस ऑब्वियसली नहीं हो रही होंगी। तो उसमें क्या फर्क कितना था? क्या ऑनलाइन क्लासेस बेटर थी या फिर ऑफलाइन क्लासेस बेटर नजर आ रही थी? सर जैसे अद्वित ने बोला कि हमने ऑलमोस्ट अपना सारा सिलेबस फर्स्ट ईयर में ख़त्म कर दिया था। तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल था, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है सर, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा बेटर होती है ऑनलाइन से, क्योंकि टीचर्स के पास बहुत सारे वेज होते हैं हमें समझाने के लिए। पर ऑनलाइन में जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि टीचर्स के पास इतने वेज नहीं होते, इंटरेक्शन कम हो जाती है बच्चों की आपस में। तो सर उसके कारण मेरे को लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस में किसी कॉन्सेप्ट को समझने में मुश्किल होती है। बट हम लकी थे कि हमने फर्स्ट ईयर में सब खत्म कर दिया अपना, और सेकेंड ईयर में हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था कि प्रैक्टिस करने के लिए, और ऊपर से लॉकडाउन हो गया, तो हमें सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया था। तो गुरु अनुराग, सेल्फ स्टडीज के लिए ज़्यादा टाइम मिल गया, वो एक बेहतर जो रिजल्ट निकल कर आया वो एक कारण था, या फिर फर्स्ट ईयर में जो कोर्स कंप्लीट हो गया था, जो ऑफलाइन क्लासेस हुई, वहाँ पर इंटरेक्शन अच्छा था, लेक्चरर अच्छे थे, लेक्चर्स अच्छे थे, वो आपके बेनिफिट किया आप लोगों को? कि फर्स्ट ईयर में जो हमने क्लासेस लगाई थी, हम हर क्लास अटेंड करते थे और उसमें हमने फुल पार्टिसिपेशन दिखाते थे, इसलिए हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया फर्स्ट ईयर में। और सेकेंड ईयर में भी हम अपने टीचर्स के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्टेड रहे। हमें कोई डाउट्स होता था तो वो क्लियर कर देते थे, और उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प करी ऑनलाइन क्लासेस में भी। वो ज़्यादा हेल्प हुई। और जो ऑनलाइन क्लासेस हुए और ऑफलाइन क्लासेस में कितना फ़र्क नज़र आया? क्योंकि जैसा कि आदित्य भी बता रहा है, अद्वैत भी बता रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो गया था, तो क्या ऑफलाइन क्लासेस में आप लोगों के लेक्चर्स हो रहे थे या फिर क्या कुछ हो रहा था? वो ऑफलाइन क्लासेस में हम नॉर्मल लेक्चर्स लगा रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। जबकि ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि हम स्कूल में नहीं थे, हम इतना चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं देख पा रहे थे। बट हमारे टीचर्स ने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं और ऑनलाइन लर्निंग में भी काफ़ी हेल्प करी है।
जपनीत कौर जी, क्या जो ऑनलाइन क्लासेस का जिक्र हो रहा है, क्या वो बेटर नजर आती थी या फिर ऑफलाइन क्लासेस होती थी, और कैसे अरेंज किया जाता था? सर डेफिनेटली कि ऑफलाइन क्लासेस में ऑनलाइन क्लासेस में हम वो इफेक्ट नहीं दे पा रहे थे जो ऑनलाइन में था, लेकिन हमने जो गैप्स थे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो ऑनलाइन क्लास थी उसको 1-1 घंटे का कर दिया सर, ताकि टीचर्स जो हैं आगे स्कूल में 40 मिनट का क्लास होती थी, हमने उसको पूरा 1 घंटे की क्लास की इन बच्चों के साथ, ताकि टीचर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सके उनको। और हमने पूरी रिविजन सर, इवन जो इनका प्री बोर्ड्स होता है नवंबर में, वो हमने स्कूल में लिया। इनके 2 प्री बोर्ड एग्जाम्स हुए, एक सितंबर में और एक नवंबर में। नवंबर वाला हमने स्कूल लिया क्योंकि तब तक सिचुएशन जो थी वो नॉर्मल हो चुकी थी और पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ लिया। और हमने पूरी कोशिश की इन बच्चों के साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने की, पास्ट पेपर्स और रिवीजन। और टीचर्स हमारे सर इवनिंग में क्लासेस, मॉर्निंग, जब भी बच्चों को डाउट होता था तो इनको पर्सनल अटेंशन दी जाती थी। ठीक है। अद्वित, एक चीज़ और है कि जो भी क्लासेस होती थी, क्योंकि अगर मैं सही हूँ कि तमाम सब्जेक्ट्स थे आप लोगों के, अलग अलग सब्जेक्ट्स थे, उसमें 1-2 सब्जेक्ट्स ऐसे थे, शायद ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव एक सब्जेक्ट है, उसको लेकर हो गया, और एक आईसीटी सब्जेक्ट है। ये वो सब्जेक्ट है जो शायद हम अगर सीबीएसई बोर्ड का जिक्र करें, अलग अलग बोर्ड का जिक्र करें, वहां देखने को नहीं मिलते। कैसे अद्वित वो अलग है सब्जेक्ट्स, और उनमें कैसी परफॉर्मेंस रही है, कैसे प्रिपरेशन की थी? जैसे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जो सीबीएसई के 11th और 12th में ऑफर करते हैं वो आईजीसीएसई के 9th और 10th में ऑफर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कॉमर्स स्ट्रीम से था, तो मुझे सीबीएसई के एडवांस सब्जेक्ट्स जैसे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स ये 9th और 10th में ऑफर हो गए थे। तो अभी मेरा सीबीएसई के लिए और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, कॉलेज के लिए भी एक बहुत अच्छा बेस बन गया आईजीसीएसई की वजह से। आदित्य, आप तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपने जो सब्जेक्ट्स थे उसमें इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने A* वहाँ पर भी हासिल किया है, और पूरे लुधियाना और शायद पंजाब में आप वाहिद यानी कि सिंगल ऐसे हैं शख्स, बच्चे हैं जिसने ये अचीवमेंट हासिल की है। यस सर, अभी लुधियाना का कंफर्म है। लुधियाना कि मैं लुधियाना ठीक में है। अकेला बच्चा हूँ जिसका इंग्लिश में इस तरह है। इसके अलावा और जो सब्जेक्ट्स थे उसके बारे में जानकारी दीजिए। वो Yes, ज्यादा टफ लग रहे थे या Yes, फिर sir. इंग्लिश टफ था? कितने इजी सब्जेक्ट्स लग रहे थे, और कैसे सब्जेक्ट्स थे, क्या स्टडी कर रहे थे, कैसे कर रहे थे? यस सर, तो सर जो हमारा आईसीटी जो सब्जेक्ट है, तो आईसीटी से बेसिकली कंप्यूटर जो होता है वो उसी का पार्ट होता है। तो आईसीटी हम सबके लिए बहुत नया था, पर हमारे जो स्कूल का स्टाफ था उनने बहुत एफर्ट्स डाले, और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग और ग्रास्पिंग पावर थी वो बहुत अच्छी हुई थी। और सर जैसे जो इंग्लिश होती है वो सीबीएसई से बहुत डिफरेंट होती है, तो हमारे यहाँ पे इंग्लिश भी वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट्स माना जाता है। और तो इसके लिए क्योंकि हम फर्स्ट बैच थे, इसलिए हमारी स्कूल के स्टाफ के पास भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसके लिए हमारे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने ऑल ओवर इंडिया से जितने भी बेस्ट एक्सपर्ट्स थे उनको अरेंज करवाया हमारे लिए, और वो बहुत हेल्पफुल था हम सब। अरेंज करवाया गया। और गुरु अनुराग, जो सब्जेक्ट्स जो गिनाए गए हैं अलग अलग, जो 7 सब्जेक्ट हैं, आई थिंक ना 7 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा है? गुरु अनुराग, आपके बारे में अगर जानूं। मेरा सब्जेक्ट फेवरेट मैथ्स है। मैथ्स रहा है, और उसमें भी A* रहा है आपका? हाँ जी। अच्छा। कितना अलग है मैथ्स, अगर IGCSE बोर्ड का अगर जिक्र करें और सीबीएसई, वहां से कितने अलग नजर आता है? अगर हम IGCSE कंपेयर करें तो IGCSE ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। ये हमारे ज़्यादा कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज टेस्ट करते हैं। दैन CBSE जिसमें वो हमारी थ्योरी टेस्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, मैं जब इस देख रहा था, तकरीबन आई थिंक 7 जो सब्जेक्ट है, आदित्य, कितने मार्क्स का ये होता है एग्ज़ाम, और कैसे एग्ज़ाम होता है, ज़रा उसके बारे में भी बताइए ना आदित्य। आप लोगों से जानकारी मिलेगी ताकि और भी लोग समझें, और भी बच्चे समझे चीज़ को लेकर। थोड़ा इजी वे में बताइए कि कैसे एग्ज़ाम होता है और कैसे प्रिपरेशन की, एग्ज़ाम में सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, कैसे हैं, क्या है, ज़रा बताइए उसके बारे में। सर तो जैसे 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो सर उसमें एक कैम्ब्रिज में बात होती है कि हर एक सब्जेक्ट
टोटल जितने उसके स्कोर होता है वो डिफरेंट होता है। और जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स का था 160 टोटल पेपर की वेटेज, और वो केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंडर ही हमारे 3 पेपर हो जाते थे। एक होता था एमसीक्यू पेपर, एक होता था ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल पेपर, और एक होता था थ्योरी बेसिक पेपर। और मतलब जैसे अब जो लैंग्वेजेस होती थी उसमें हमारे अगेन हमारे 3 to 4 पेपर्स होते थे। तो जैसे स्पीकिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, और इन सब का कॉम्बिनेशन बना के फिर एवरेज से हमें स्कोर दिया जाता है। अद्वित, ये देखिए फर्स्ट बैच था आप लोगों का, और फर्स्ट बैच में ही बहुत अच्छा आप लोगों ने परफॉर्मेंस दिया है, और शायद यही कारण है कि आज आप लोग टेलीविज़न पर हैं। एक और चीज़ बताइए, ये तो फर्स्ट बैच था, इससे पहले भी आपने स्टडीज़ की हैं, पढ़ाई की है। उस बोर्ड में और यहाँ पर स्टडी में कितना फ़र्क आपको नज़र आया? क्योंकि जितना मैं जानता हूँ, जितनी आप लोगों से भी बातचीत हुई, ऑफ एयर हमारी जो बातचीत हुई थी, उसमें मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पर पढ़ाई करने का तरीका ही अलग है और एग्ज़ाम का भी तरीका अलग है। आपका एग्ज़ाम मिनट्स पर आधारित होता है, बहुत ज़्यादा मिनट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, 1 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ता है आंसर एंड ऑल, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अद्वित, ज़रा उसके बारे में डिटेल दीजिए। बोर्ड होता है ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड होता है और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। इसमें हमें जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, उन पे ज्यादा टैकल करके उनके अकॉर्डिंग पढ़ाई सेट की जाती है। और जैसा कि आप बोल रहे हैं, मिनट का बहुत मायने होता है एक एग्जाम में। जैसे अगर हमारा 40 मार्क्स का एग्जाम है तो उसके लिए हमें अराउंड 45 मिनट्स दिए जाते हैं उस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। तो अराउंड जो कैम्ब्रिज कहते हैं, हमें 1 मिनट पर मार्क के लिए ऐसे टाइम हमें अलॉट किया जाता है। और गुरु अनुराग, जहाँ तक मैं सही हूँ, तकरीबन 300 साल पुरानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, और आज तक कोई भी एग्ज़ाम हुआ है, एग्जामिनेशन जो पेपर्स आए हैं उनमें कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, ऐसा भी है? हाँ जी, ये देखते हैं कि सारे क्वेश्चंस वो फ्रेश हों और कोई क्वेश्चन ये रिपीट करने का ट्राई नहीं करते। जपनीत कौर जी, ऐसा हुआ है? जी सर, आज तक कैम्ब्रिज में कभी भी कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ सर। और जो पेपर होता है वो बहुत ही टेक्निकल पेपर होता है सर, जिसमें बच्चे की सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल स्किल्स, तीनों स्किल्स को जो है वो मेजर किया जाता है। और भी है, आप लोगों को सपोर्ट कैसे मिलता था अपने प्रोफेसर से? गुरु अनुराग, कैसा सपोर्ट मिलता था? कैसे पढ़ाई होती थी? क्वेश्चंस अगर आपको पूछना है वो कैसे होता था, वो जरा उसके बारे में बताइए, कितना सपोर्ट मिलता है? हमारे टीचर्स ने हमें काफी सपोर्ट दिया है। अगर हमें किसी भी कोई प्रॉब्लम होती थी, वो इमीडिएटली उसको रिजॉल्व कर देते थे थ्रू व्हाट्सएप या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। और सपोर्ट हमारे पेरेंट्स ने भी किया काफी, स्पेशली ये कोविड के सिचुएशन के थ्रू। पेरेंट्स के भी सपोर्ट पर आएंगे। आदित्य, कैसे अगर आपको कोई डाउट है उसको क्लियर कैसे करते थे? जैसे सर यहाँ पे सीबीएसई की तरह नहीं होता, जैसे लो और साथ ही आपका सजेशन मिल जाता है। पर सर यहाँ पे बहुत डिफरेंट होता है। यहाँ पे ऐसे क्योंकि बहुत कम स्कूल्स होते हैं जो आईजीसीएसई से एफिलेटेड होते हैं, तो हमें तो बस जो डाउट्स होते थे या तो हम उसे बुक में अपना बुक से देखते थे, या फिर हम अपनी कभी भी टीचर्स को अप्रोच करते थे। और फिर हम अगर मतलब वो डाउट नहीं क्लियर होता हमारा, तो हम फिर हमारे ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को अपलोड कर देते हैं, और फिर वो थ्रू आउट दी वर्ल्ड जितने भी बच्चे होते हैं वो आपस में उसका ऐसे सोल्यूशन भेजते हैं सबको। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो डाउट क्लियर करने के लिए आप प्रोफेसर या टीचर से आप कांटेक्ट कर सकें, वो भी मुश्किल होता है या फिर हो जाता है, बड़े आसानी से हो जाता है? अगर मान लीजिए मसलन आपको इंग्लिश में कोई डाउट आ रहा है और आप उस डाउट को क्लियर करना चाह रहे हैं और आप उस टीचर से मिलना चाह रहे हैं, उस टीचर से ही बातचीत करना चाह रहे हैं, वो कैसे होगा? तो सर जैसे वैसे तो जब ऑफलाइन था सब तो हम साथ ही मैम को कॉल करते थे, तो वो तो हो जाता था। तो अब ऑनलाइन के कारण हम मैम हमारे साथ मीट्स होस्ट कर लेते थे, गूगल मीट या जूम पे, तो हम वहाँ पे साथ ही इंटरेक्ट कर लेते मैम के साथ। और ये हमारे स्कूल ने श्योर किया था कि सारे बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर होते थे, और ये बहुत हेल्पफुल था हमारे लिए। अद्वित, ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा बेटर रही हैं या ऑफलाइन क्लासेस?
ऑफलाइन क्लासेस ऑफ कोर्स ज़्यादा बेटर रही हैं क्योंकि उसमें टीचर के साथ एक 1-to-1 इंटरेक्शन मिल जाता था। कोई भी डाउट होता था तो हम एग्जैक्टली उसी टाइम पे पूछ लेते थे और उसी टाइम डाउट सॉल्व हो जाता था। ऑनलाइन में हल्का सा डिले आ जाता था क्योंकि सबकी लाइफ बिजी हो गई थी कोविड की वजह से। ऑफलाइन में उसी टाइम सॉल्व हो जाता था और ऑनलाइन के कारण हमारी आई साइट भी हल्का सा इफेक्ट पड़ रहा था क्योंकि पूरा दिन कंप्यूटर के सामने 6-7 घंटे क्लास लेना, तो दैट वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट। आप प्रेफर किसको करेंगे अभी, अगर मौजूदा वक्त में अद्वैत देखिए कोविड जाहिर तौर पर अभी चल रहा है, आने वाले समय में भी हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन ज्यादा चीजें होंगी, तो आप किसको प्रेफर करते नजर आएंगे कि ऑनलाइन क्लासेस को या फिर ऑफलाइन क्लासेस को? जैसे अभी आप कह रहे हैं कि कोविड अभी भी है और अगर खत्म हुए तो मैं ऑफ कोर्स ऑफलाइन क्लासेस को प्रेफर करूंगा क्योंकि वो ज़्यादा बेटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं और ज़्यादा इंटरेक्शन होती है उसमें टीचर्स के साथ। आदित्य, ऑनलाइन क्लासेस में क्या लैक करता है? सर एक तो जैसे 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं हो पाती टीचर से, क्योंकि अगर हम कोशिश भी करें तब भी जैसे हर एक बंदे के घर पे अलग अलग प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, तो इसलिए आपस में इंटरेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है ऑनलाइन क्लासेस में। सर ऊपर से लैपटॉप के सामने पूरा दिन बैठने से एक तो हेडेक भी होता है, फटीग भी फील होता है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और सर मतलब इतना इंटरेस्टिंग सी नहीं बनती क्लासेस, बहुत बोरिंग सी हो जाती है कई बार। बट ऑनलाइन क्लासेस बोरिंग हो जाती है? अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। जी, क्योंकि इतनी इंटरेक्शन नहीं हो रही होती है टीचर्स के साथ, और जैसे वो जो क्लास आपने में फन होता है हाँ, और डिस्कशन होती है तो वो मिस करते हैं सारे। गुरु अनुराग, आपका क्या पॉइंट है इस पर, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस पर? मैं भी, अगर मेरे को ऑप्शन होगी तो मैं भी ऑफलाइन क्लासेस प्रेफर करूंगा क्योंकि उसमें हमारे फ्रेंड्स के साथ और टीचर्स के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन हो सकती है ज़्यादा। फ्रेंड्स के साथ और टीचर्स के साथ ऑनलाइन क्लासेस में वो इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन डाउट्स क्लियर हो सकते हैं क्या वो उतना? डाउट क्लियरिंग दोनों में हो सकती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। दोनों में हो सकती बट जो ऑफलाइन है उसमें हम इमीडिएटली डाउट क्लियर कर सकते हैं। है। ऑनलाइन में हमें मैसेज डालना पड़ता है, थोड़ी सी डिले हो जाता है, बट प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इस पर आते हैं और बात करते हैं कि अगर जब एग्जाम आप लोग देने जा रहे थे और जब आप लोगों का रिजल्ट आया, गुरु अनुराग कैसा फील हो रहा था कि ओ ए स्टार्स आए हैं, 5-7 में से 6 सब्जेक्ट ऐसे जहां पर ए स्टार, तो क्या फील हो रहा था, कैसा फील हो रहा था गुरु? काफ़ी अच्छा लग रहा था, स्पेशली हमने इतना हार्ड वर्क किया, इतना एफर्ट किया और सारे खुश थे, मेरी फैमिली वाले भी। आदित्य, कैसा फील हो रहा था? सर जैसे मैंने बताया, हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा हाँ। कुछ। बट फिर जब हम स्कूल गए तो हमारी जब प्रीत मैम ने हमें रिजल्ट दिखाया तो मेरी पूरी फैमिली और पूरा स्कूल हमसे बहुत प्राउड, मतलब हमसे बहुत प्राउड फील कर रहा था। और हम भी हमें भी बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रही थी कि सारे खुश हैं हमसे। सब कुछ बेहतर तरीके से। अद्वैत, आपको कैसा फील हुआ, मतलब जब आपने रिजल्ट देखा उस वक्त? मैं तो काफी खुश हो गया था कि इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आया। मुझे लगा कि मेहनत की इतनी सारी तो उसका मुझे रिजल्ट मिला। तो मेहनत अकेले मैंने नहीं की, हमारे टीचर्स, सपोर्ट स्टाफ, सारा हमारे स्कूल मम्मी ने का हमारे कैसा साथ हेल्प रिएक्शन किया, था बहुत आपके? मेहनत किया। मम्मा भी बहुत खुश थे, मतलब सबके कॉल आने लग गए थे रिलेटिव्स के कि क्या रिजल्ट आया, तो सबको बताया कि काफी अच्छा रिजल्ट आया, तो सारी फैमिली, सब फ्रेंड्स खुश थे। काफी खुश नजर आ रहे थे। और उसके बाद अब क्या सोचा आपने कि अब क्या करना है, जब रिजल्ट आ गया उसके बाद अब क्या फ्यूचर प्लान है? उसके बाद अभी मैं 11th-12th करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं बड़े होकर सीए बनूं, तो मैं उसके एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहूँगा। आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, राइट? हाँ जी। ठीक है। आदित्य, आपने क्या सोचा है, अभी जहन में आपके क्या है? सर जैसे अभी +1 +2 चल रही है हमारी, मैंने नॉन मेडिकल ली हुई है। तो सर जैसे IGCSE के कारण मेरे काफ़ी जो बेसिक्स है वो बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। तो अब मैं जो मेरी बाकी क्लास है मैं उनसे थोड़ा आगे चल रहा हूँ। तो मैं JEE कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर पा रहा हूँ अच्छे से। और मेरा गोल है कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूँ। अच्छा, और गुर, आपने क्या सोचा है कुछ? अभी IGCSE के कारण हमारा 9th-10th में काफ़ी अच्छा बेस बन गया है, जो हमारे +1 +2 में भी आगे जाके कैरी फॉरवर्ड होएगा। मेरा प्लान है कि मैं अभी JEE की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, और फिर मेरा गोल है कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूँ। जपनीत जी, पहला बैच
बहुत अच्छा निकला है। अब क्या प्लान है, किस तरह का प्लान है आगे? हमारे सेकंड बैच जो है उसकी प्रोविजनल डेट शीट जो है वो आने वाली है। अब हम उस बैच के साथ प्रेजेंट बैच है उसको 2 साल उनके लॉकडाउन में गए हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है आज टीचर्स उनके साथ। सो विद दी गाइडेंस, हमारी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की गाइडेंस के साथ हम कुछ ना कुछ बच्चों के साथ जो है एक्स्ट्रा क्लासेस, और उनके लिए अभी भी एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही है उनकी जून में, स्कूल हमारे अभी बंद नहीं हुए। सो बहुत मेहनत कर रहे हैं हम उन बच्चों के साथ ताकि वो भी अच्छा रिजल्ट ला सके। ठीक है, ठीक है, सेकंड बैच की भी तैयारी है। गुर, एक और जहन में सवाल होता है, देखिए आईजी सीएससी के अलावा अगर देश के अंदर हम देखें, अपने देश के अंदर देखें तो कई बोर्ड्स हैं और अभी मौजूदा वक्त में सीबीएसई बोर्ड को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आप लोगों से, तीनों से ही मैं इस पर रिएक्शन एक एक करके जाऊंगा। सीबीएसई बोर्ड को लेकर कहा जा रहा है कि क्या एग्जाम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, उस पर अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग व्यूज आ रहे हैं, लोगों के अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। गुर, आपको क्या लगता है कि कोविड के इस काल में, कोविड के इस समय में, इस वक्त में क्या बच्चों के करियर को जहन में रखते हुए एग्जाम कराना चाहिए या फिर उनके जान को जहन में रखते हुए एग्जाम नहीं कराने चाहिए, या फिर कोई और ऑप्शन भी हो सकता है? मेरे ख्याल से अगर पॉसिबल है और अगर सेफ है तो एग्जाम्स होने चाहिए, बट हमेशा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सारे बच्चे हैं वो सेफ रहे, हेल्दी रहे, कोई उनको क्या प्रॉब्लम नहीं होनी ऑप्शन हो चाहिए। सकता है? एग्जाम क्या ऑनलाइन कराए जा सकते हैं या ऑफलाइन ही होना चाहिए? आई थिंक डेफिनेटली ऑनलाइन कर सकते हैं एग्जाम्स, अगर बट करवाए अगर जाए। ऑफलाइन होंगे तो बेटर रहेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ऑफलाइन होंगे तो बेटर रहेगा, अदरवाइज ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं। आदित्य, आपका क्या इस पर सोचना है, आपकी क्या राय है कि एग्जाम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? सीबीएसई बोर्ड या फिर बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो। जो सीबीएसई 12th बोर्ड होते हैं वो आपका पूरा करियर डिसाइड करते हैं। और जैसे कि अगर अगर बोर्ड्स बाई चांस नहीं भी होते तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि जो कॉलेज की एडमिशन होंगी उस पर बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, वो कैसे होगी, कौन से बेसिस पे होगी, क्योंकि ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनने मतलब बहुत मेहनत की है अपने 12th के बोर्ड्स के लिए, तो उनके लिए फिर वो जस्टिस नहीं होएगा अगर उनके या तो प्री बोर्ड के मार्क्स पे बेस्ड कर दें, क्योंकि क्योंकि प्री बोर्ड के जो मार्क्स होते हैं उसमें इतनी प्रिपरेशन होती नहीं बच्चे की, तो ये फिर जस्टिस नहीं रहेगा अगर उनको अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ना मिल पाए, बोर्ड्स अगर नहीं हुआ। मतलब आप भी ये कह रहे हैं कि एग्जाम होने चाहिए? हाँ जी, अगर पूरा सेफ्टी के साथ, पूरे सेफ्टी के precautions साथ, प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के साथ में होना चाहिए। अद्वैत, आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से भी एग्जाम्स होने चाहिए, क्योंकि जो 12th के आपके रिजल्ट होता है वो आपका करियर डिसाइडिंग, आपका फ्यूचर, मोस्ट ऑफ द आपकी कॉलेज एडमिशन सारा आपका 12th का रिजल्ट डिसाइड करता है। तो एज सच उसका बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो चाहता हूँ कि ऑफलाइन एग्जाम्स हुए, बट अभी जैसे कोविड का हाल चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो इफ़ पॉसिबल ऑफलाइन एग्जाम्स हुए, वरना ऑनलाइन एग्जाम्स की तरफ भी देखा जा सकता है। ठीक है, अब एक और सवाल है, हर किसी के जहन में होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने अचीवमेंट हासिल किए हैं, बेहतरीन आप लोगों ने परफॉर्मेंस की है, और बहुत सारे इस समय लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे इस समय आपको तो लोग देख रहे होंगे। तो अद्वैत, क्या उन स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे, उन बच्चों को कहना चाहेंगे, उन नए बच्चों को कहना चाहेंगे जो एडमिशन लें और जो अपने करियर को देख रहे हो? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, ये नहीं कि पूरा साल कुछ मेहनत नहीं की, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लिया। आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है, डेली 4-5 घंटे पढ़ते रहो, एग्जाम्स में पूरा अपना जान लगा दो, ताकि आपके अच्छे रिजल्ट आएँ, आपको अच्छी खुशी भी होएगी आपको जितने अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये जो एग्जाम्स होते हैं बोर्ड्स के, हमारे करियर डिफाइनिंग एग्जाम्स होते हैं, तो इनमें जितनी मेहनत कर लोगे उतना बेटर आपका फ्यूचर होता जाएगा। तो मैं सबको, जो बच्चे या कोई भी जो वीडियो देख रहा है, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि बस मेहनत करनी है, आपने कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, और जब एंड पे आओगे तो इतना पढ़ लिया होगा कि आपको आसान लगेगा पेपर और आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आदित्य, आप क्या उन बच्चों को कहना चाहेंगे? सर, मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है डेडिकेशन और एकदम फोकस के साथ पढ़ना, रेगुलरिटी। और सर मतलब अगर आप ऐसे ना सोचो कि आपने दिन में 4-5 घंटे पढ़ना है, आप बस ये सोचो आज का मेरा टारगेट है कि मैंने 2 से 3 चैप्टर ही पढ़ लेने हैं अच्छे से, और फोकस के साथ पढ़ने हैं। तो उससे टाइम मैटर नहीं करता, आपका फोकस मैटर करता है। और सर फोकस एक के और साथ। बात मैं कहना चाहूँगा कि
आपको बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग रखोगे तो आप कुछ नहीं अचीव कर पाओगे। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। गुर, आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से मेरी बेस्ट सजेशन है कि हमारी क्लासेस जो हो रही है उसमें रेगुलरली अटेंड करनी है और पार्टिसिपेट करना है। अगर हम ये करेंगे तो हमारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे और सर एग्जाम्स में हमें हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, जपनीत जी आप क्या कहेंगे उन बच्चों को जो अब सेकंड बैच के लिए आने के लिए तैयार होंगे, या फिर? कहूँगी कि पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है सर। बच्चे को पॉजिटिव रहना है और फोकस रखना है, और अगर बच्चा फोकस होगा तभी कुछ कर पाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। गॉड ब्लेस यू और ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, आप तीनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आओ बदले हम में दरअसल हम इन बच्चों को आपके बीच इसलिए लेकर आए क्योंकि इन बच्चों ने बदली है जिंदगी, और जाहिर तौर पर लोगों के बीच में पॉजिटिव वाइब्स ये बच्चे पैदा करते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।